सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, इसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, शॉर्ट में EMF भी लिखा जा सकता है। तो किसी भी सेल का EMF होता क्या है? सबसे पहले एक बार और मैं आपको याद दिला दूं कि इस पूरी सेल में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, इससे कनेक्शन देकर हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में लगाया हुआ है। और करंट का फ्लो आप सभी बच्चे जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो होती है। आपने लास्ट टाइम देखा भी कि कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज आपने स्टडी की। इसके बाद सेल के अंदर जो करंट का फ्लो रहेगा, सेल के अंदर करंट का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर रहेगा। करंट तो दोनों जगह फ्लो होगी, आउटसाइड द सेल एंड ऑल्सो इनसाइड द सेल। लेकिन आउटसाइड द सेल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, बट इनसाइड द सेल current flows from the negative terminal of the battery to the positive terminal। ठीक है, करंट दोनों तरफ फ्लो होगी। तो अगर कोई पूछता है कि बताइए करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, क्या डायरेक्शन है? आंसर है दोनों डायरेक्शन है। कैसे? सेल के बाहर +2 माइनस, सेल के भीतर -2+, दोनों डायरेक्शन पे फ्लो होती है। लेकिन क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो कौन सी दुनिया है? क्या वो सेल के अंदर की दुनिया है या सेल के बाहर की दुनिया में आप रहते हैं? सेल के बाहर की दुनिया में रहते हैं। तो हमारे लिए करंट हमेशा प्लस से माइनस फ्लो होती है, क्योंकि हम सेल के अंदर नहीं रहते। समझ आ रहा है आपको? लेकिन आप मतलब एक्चुअली होता क्या है अब आप भी पहचानते हो, इसलिए किसी के भी कुछ भी पूछे जाने पर जवाब देना अब आपको आ जाता है। फिलहाल एक चीज और मैं आपको याद दिलाऊं कि सेल में एनर्जी देता कौन है? पॉजिटिव टर्मिनल एनर्जी देता है, नेगेटिव टर्मिनल एनर्जी देता है या घोल एनर्जी देता है? कौन देता है? आंसर है इसमें जो पड़ा हुआ घोल है, और इस घोल का नाम क्या होता है? वैद्युत अपघट्य, अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो पूरी सेल में पॉजिटिव टर्मिनल का काम नहीं है एनर्जी देना, नेगेटिव टर्मिनल का भी काम एनर्जी देना नहीं है। एनर्जी देना किसका काम है? इलेक्ट्रोलाइट का काम है एनर्जी देना। वही उसी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वही एनर्जी देता है आपको। ठीक है, अब सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को गौर से। आप तो जानते ही हैं ये जो अगर सेल बनी हुई है तो इसमें इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होता है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। जो भी चार्जेस फ्लो होते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है। करंट प्लस से माइनस फ्लो होती है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सभी लोग देखेंगे। अगर हम मान लें कि 1 कूलम का चार्ज इसमें हम फ्लो करवाते हैं, कितना कूलम चार्ज? 1 कूलम, 1 कूलम का चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्योंकि इधर से चलता है तो मैं यही डायरेक्शन ले लेता हूं। 1 कूलम हमने चार्ज लिया और उस चार्ज को ऐसा फ्लो करवाना स्टार्ट किया। जब फ्लो करवाएंगे तो पूरी की पूरी एनर्जी देना किसका काम है? इस इलेक्ट्रोलाइट का। ये चाहे जहां पर हो और इलेक्ट्रॉन चाहे जहां हो, एनर्जी यही देता रहता है उसको कि तुम चलो, एनर्जी हम देंगे। इलेक्ट्रॉन चला यहां से चला, कहीं से भी मान सकते हो आप। यहां से चार्ज चला, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोलूंगा, क्योंकि इसके अंदर भी मुझे बोलना है, फिर आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन तो अंदर नहीं चलता, इसलिए चार्ज तो सब जगह चलता है। चार्ज मान लीजिए कितने कूलम का चार्ज है? 1 कूलम का चार्ज है। उसको सेल ने एनर्जी दी और उसने दौड़ना शुरू किया, चलना शुरू किया। अब एनर्जी खर्च कर रहा है 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल, 4, 5, 6, 7, यहां तक आते आते उसकी एनर्जी खर्च हो गई 8 जूल। यहां से चला
1 2 3 4 5 6 7 8 जूल एनर्जी खर्च हो गई। चार्ज कितने कूलॉम का है? 1 कूलॉम का। एनर्जी कितनी खर्च हो गई? 8 जूल। क्या चार्ज का पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो गया? चार्ज ने अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया क्या? एक साइकिल कंप्लीट नहीं किया, वो सिर्फ टर्मिनल से निकलकर दूसरे टर्मिनल तक आ गया है। ठीक है, उसने एक साइकिल कंप्लीट नहीं किया। 8 के बाद और अंदर में चलेगा आप चार्ज। 8 के बाद 9 10 11 12, अब वो इस जगह पर आ गया। तो अब आप मुझे बताइए 1 कूलॉम के चार्ज को पूरा एक चक्कर लगाने में कितनी एनर्जी का खर्चा हुआ? 12 जूल। और टर्मिनल से टर्मिनल तक जाने में कितने का खर्चा हुआ? 8 जूल। समझ आया? अच्छा, क्या आपको विभवांतर की परिभाषा याद है? विभव की क्या परिभाषा होती थी? एक कूलॉम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जितनी एनर्जी लगती है उसे हम उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यहां पर भी हमने कितने कूलॉम चार्ज लिया? 1 कूलॉम। 1 कूलॉम चार्ज को यहां से यहां तक आने में कितनी एनर्जी खर्चा हुआ? 8 जूल। तो ये क्या है इन दोनों के बीच का? विभवांतर। समझ रहे हैं आप? चार्ज और चला, पूरा एक चक्कर लगाने में कितना खर्चा हुआ? 12 जूल। तो पूरा एक चक्कर लगाने में जो खर्चा हुआ 12 जूल पर कूलॉम, एक कूलॉम के चार्ज पर खर्चा हो रहा है ना, तो 12 जूल प्रति कूलॉम, और जूल प्रति कूलॉम को ही तो वोल्ट कहते हो। तो ये भी क्या है? विभवांतर। बात समझ आ रही है? लेकिन अब हम एक चीज तो समझ रहे हैं कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जब आते हैं तो केवल 8 वोल्ट विभवांतर आता है। 8 जूल पर कूलॉम, एक कूलॉम के चार्ज पर 8 जूल का खर्चा। और जूल प्रति कूलॉम को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 8 वोल्ट। और पूरा यहां से चल के चार्ज जब फिर से यहीं पर आ जाता है तो कितना विभवांतर है? 12 वोल्ट। अब एक वोल्टेज है 12 वोल्ट और एक है 8 वोल्ट। तो इसका सेल का जो असली में विभवांतर होगा वो 12 वोल्ट होगा कि 8 वोल्ट होगा? तो आंसर है दोनों होंगे, दोनों ही विभवांतर हैं। विभवांतर की परिभाषा में ही आपने देखा हुआ है कि किसी भी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलॉम के आवेश को ले जाने में जितनी एनर्जी का खर्चा होता है उसे उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बोलते हैं। पूरा एक चक्कर लगाने का खर्चा 12 वोल्ट है तो विभवांतर 12 वोल्ट भी है। टर्मिनल टू टर्मिनल आने का खर्चा 8 जूल पर कूलॉम है तो विभवांतर 8 वोल्ट भी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट भी है, पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट भी है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट भी है, पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट भी है, तो इनको किसको क्या बोलेंगे? इसके लिए हमने ना इनके अलग अलग नाम रख दिए, क्योंकि ऐसे तो एक्चुअली पता नहीं चलेगा। कोई बोलेगा बैटरी कितने वोल्ट की है तो हम 12 वोल्ट कहेंगे कि 8 वोल्ट कहेंगे, ये प्रॉब्लम आएगा ना हमको। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों के ना अलग अलग नाम रख दिए। इन दोनों में से एक का नाम रख दिया हमने विद्युत वाहक बल और एक का नाम रख दिया टर्मिनल विभवांतर। फिर से एक का नाम क्या रख दिया? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और दूसरे का नाम क्या रख दिया? टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसका नाम रखा विद्युत वाहक बल और किसका नाम रखा टर्मिनल विभवांतर? आंसर है जो 12 वोल्ट है, इसको हमने बोला कि यह है सेल का विद्युत वाहक बल, और जो 8 वोल्ट है यह है सेल का टर्मिनल विभवांतर। क्यों? क्योंकि ये वाला विभवांतर टर्मिनल से टर्मिनल तक ही होता है बस, और जो 12 वोल्ट है वो पूरा आवेश को एक चक्कर पूरा करने में जितनी एनर्जी खर्च होती है वो विद्युत वाहक बल होता है। तो विद्युत वाहक बल यहां पर कितना होगा? 12 वोल्ट, और टर्मिनल विभवांतर कितना होगा? 8 वोल्ट।
अब एक चीज आप सबको कंफ्यूज कर सकती है। क्या कंफ्यूज कर सकती है? हमने क्या बताया आपको कि आवेश को, एक कूलम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में एक चक्कर पूरा करने में जितनी एनर्जी खर्च होती है उसे हम बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। तो कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है? उधर हम बोल रहे हैं कि क्या खर्च होती है? एनर्जी, और इधर हम नाम क्या ले रहे हैं? विद्युत वाहक बल। तो हम बोल रहे हैं कि एक कूलम आवेश को पूरा एक चक्कर लगाने में जितनी ऊर्जा लगती है वो है विद्युत वाहक बल। बोल रहे हैं बल, लेकिन उधर क्या बता रहे हैं कि है क्या चीज? एनर्जी। तो ये एनर्जी है कि फोर्स है? ये ऊर्जा है कि बल है? तो मैं एक चीज आपको बताऊं, एनर्जी और फोर्स कोई अलग चीज नहीं होती, दोनों लगभग एक दूसरे में मिले जुले ही रहते हैं। आप खुद सोचिए, अगर मैं आपको बोलूंगा कि कहीं पर बल लगाओ तो आप कब लगा पाओगे? आपके पास एनर्जी होगी तो बल लगा पाओगे ना। तो फोर्स एंड एनर्जी ये भले ही थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये करीब करीब मिली जुली चीजें हैं, इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे, कार्य का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? F इंटू डी एस। याद आया आपको? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क ही एनर्जी होती है, तो हम चाहें तो इसको क्या ले सकते हैं? एनर्जी भी लिख सकते हैं इसको। अब अगर हम डी एस को इधर ले आए तो डी यू अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ। इसका मतलब ये हुआ ऊर्जा का विस्थापन के सापेक्ष अगर अवकलन कर दें तो वो किसके बराबर आ जाता है? फोर्स के बराबर आ जाता है। सो फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन के सापेक्ष ऊर्जा का अवकलन ही बल होता है। तो एनर्जी और फोर्स कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, बट एक्चुअली जो विद्युत वाहक बल है वो एनर्जी है। एक कूलम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में एक चक्कर पूरा करने के लिए जितनी ऊर्जा सेल देता है उसे हम उस सेल का विद्युत वाहक बल कह देते हैं। तो विद्युत वाहक बल किसको बोलेंगे? 12 वोल्ट को, और 8 वोल्ट को केवल क्या बोल देंगे? टर्मिनल विभवांतर। समझ आ गई दोनों बातें अलग अलग? फिर से एक बार, एक कूलम का आवेश लिया हमने, उसको पूरे सर्किट में सेल सहित चलाया, क्योंकि अगर पूरा एक चक्कर लगाओगे तो बिना सेल के ये काम नहीं कर सकते आप। सेल को तो बीच में आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरा एक चक्कर लगवा रहे हो तो। और उस काम के लिए हमको जितनी एनर्जी खर्च होती है उसे हम क्या बोलेंगे बताइए? विद्युत वाहक बल। ठीक। फिर से, एक कूलम के आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाती है, देखो हर बार यही बोलेंगे कि सेल द्वारा ऊर्जा दी जाती है, क्योंकि हम एनर्जी देने नहीं जाते उसको। एनर्जी कौन देता है? सेल ही देगा। चाहे पूरा चक्कर लगाना हो तो भी, और टर्मिनल टू टर्मिनल जाना हो तो भी, एनर्जी तो सेल को ही देना है और सेल में पड़े घोल को देना है। तो अगर हम बोलते हैं कि एक कूलम के आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाती है, इसे क्या कहेंगे? सेल का टर्मिनल विभवांतर। लेकिन अब आप समझ भी रहे हैं कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर भले दोनों एनर्जी हैं, दोनों 1 कूलम के चार्ज पर खर्चा हुई है, दोनों का यूनिट वोल्ट है, दोनों ही विभवांतर हैं, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस है। समझ आ रहा है आपको? तो ये है विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर। हम एक काम करेंगे, दोनों के बारे में डिफिनीशन को लिखेंगे। तो विद्युत वाहक बल क्या होगा एक बार और बता देते हैं और इसके बाद नोट कर लेते हैं हम लोग कि एक कूलम के आवेश को सेल सहित, क्योंकि अगर पूरा एक चक्कर लगाओगे तो आप स्टार्ट चाहे जहां से करो, सेल आएगा ही बीच में। आप सोचोगे यहां से स्टार्ट किया है इसीलिए सेल आ रहा है, तो भाई आप बताओ कहां से स्टार्ट करें ताकि सेल ना आए, लेकिन चक्कर पूरा लगा ना। आप शर्त ये है, आप यहां से स्टार्ट करोगे, कर लो, चक्कर पूरा लगा के आ जाओ। क्या ऐसा हो सकता है कि सेल ना आए? इस पे आएगी, लेकिन टर्मिनल विभवांतर में सेल का आना जरूरी नहीं है।
यहां से चले यहां पर आ गए, क्या रास्ते में सेल पड़ी नहीं आई, तो इसलिए उसकी डेफिनेशन में सेल सहित नहीं बोलेंगे, पर विद्युत वाहक बल की परिभाषा में सेल सहित आपको बोलना ही है, क्योंकि विभवांतर तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का हो सकता है। देखो सुन लीजिए, विभवांतर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का हो सकता है। अगर एक कूलॉम आवेश को यहां से यहां तक जाने में 2 जूल ऊर्जा लगी है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 2 वोल्ट है। ठीक है, अगर आवेश को, एक कूलॉम आवेश को यहां से यहां तक जाने में 5 जूल एनर्जी खर्च हुई है, तो इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 5 वोल्ट हो गया। तो विभवांतर के लिए सेल की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सेल की आवश्यकता नहीं है, पर ईएमएफ विदाउट सेल पॉसिबल ही नहीं है। विद्युत वाहक बल किसका होगा? सेल का। और टर्मिनल विभवांतर किसका होता है? परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर तो हो सकता है, पर ईएमएफ केवल और केवल किसका होता है? सेल का ही होता है। ईएमएफ परिपथ के दो बिंदुओं के बीच नहीं हो सकता, पर विभवांतर परिपथ के दो बिंदुओं के बीच हो सकता है। कुछ मेरी बात समझ आ रही है आपको? फिर से विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या बताई हमने? एक कूलॉम के आवेश को सेल सहित पूरे वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाती है उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ आ गया आपको? चलिए नोट कर लेते हैं विद्युत वाहक बल की परिभाषा। एक कूलॉम के वैद्युत आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में एक पूरा चक्कर लगाने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक कूलॉम के वैद्युत आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में एक पूरा चक्कर लगाने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, इसको प्रदर्शित करते हैं ई से। देखो ये ई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ई को आप ऐसा मत बनाइए। क्यों? बिकॉज कैपिटल ई वी हैव रिजर्व्ड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र के लिए हमने उसको बुक कर दिया है। तो अगर आप कैपिटल ई बनाओगे फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि ये तो वैद्युत क्षेत्र है क्या, इसलिए ई को आप ऐसा मत बनाइए, थोड़ा ऐसा बना लो। समझ में आया? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ओके, ई का फॉर्मूला क्या हो सकता है? ई का फॉर्मूला होगा, पूरा एक चक्कर लगाने में एनर्जी चाहिए ना हमको, तो
इसको हम लिख देते हैं W टोटल अपॉन एक कूलम का आवेश है तो चार्ज से डिवाइड कर देंगे हम। एक्चुअली है तो विभवांतर ही ना एक तरीके का। ठीक है, इसका यूनिट क्या रहेगा? यूनिट होगा जूल प्रति कूलम या वोल्ट। जूल पर कूलम या वोल्ट इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने कर लिया विद्युत वाहक बल। इसी के साथ हम टर्मिनल विभवांतर भी लिख देते हैं। हाँ, एक चीज और, विद्युत वाहक बल सदैव किसका होता है? सोर्स का होता है। सोर्स यानी कि सेल का होगा। ठीक है, इसको मैं यहीं कहीं नोट कर देता हूं। EMF सदैव वैद्युत ऊर्जा के स्रोत, और वैद्युत ऊर्जा का स्रोत कौन है? सेल। का होता है। तो ये एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। विद्युत वाहक बल परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का हो ऐसा नहीं है। विद्युत वाहक बल हमेशा सेल का ही रहेगा, वैद्युत ऊर्जा के स्रोत का होता है। इसके बाद हम दूसरा ले लेते हैं, सेल का टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या याद है आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा कैसे बनाएंगे? देख लीजिए एक बार। एक कूलम के आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने के लिए सेल जितनी एनर्जी देता है उसे हम बोलते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। लेकिन उसमें एक शर्त है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल हमने बोला ना, लेकिन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल सेल के अंदर भी तो हो सकता है और सेल के बाहर भी हो सकता है। तो हमें कहां पर चलना है? सेल के बाहर। तो परिभाषा में क्या बन जाएगा कि एक कूलम के आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, और वो भी सेल के कहां? बाहर, प्रवाहित करने के लिए सेल जितनी एनर्जी देता है उसे हम उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है, नोट कर लेते हैं इसको भी। एक कूलम के आवेश को सेल के बाहर उसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाती है
ये टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा हो गई। एक कूलॉम के आवेश को सेल के बाहर उसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाती है उसे उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल V से। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला तो वही होगा, बस डिफरेंस इतना हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के फॉर्मूले में पूरा एक चक्कर लगाने में जो वर्क करना पड़ता है वो वाला लेते हैं। इसमें भी वर्क लेना है, कौन सा? जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक खर्च होता है, बस उतना सा वर्क हमको लेना है, W/Q। हम इसमें कुछ नहीं लगाएंगे, टर्मिनल 1 टू टर्मिनल 2 आप लिख सकते हैं चाहें तो। W फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल अपॉन Q। लेकिन आप सबको ये समझ में आना चाहिए कि W दोनों में यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के फॉर्मूले में भी और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में भी। पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस फॉर्मूले में कौन सा W यूज हुआ है। आता है समझ में आपको? ये कौन सा वर्क है बताइए, जो पूरा एक चक्कर लगाने में खर्च होता है, और ये कौन सा वर्क है जो सिर्फ टर्मिनल टू टर्मिनल खर्च होता है, इसके बाद नहीं। ठीक है, इसका भी यूनिट क्या बन जाएगा? इसका भी यूनिट वही होगा, जूल पर कूलॉम या वोल्ट, ये इसका यूनिट आ जाएगा। तो यूनिट, डायमेंशन सारा कुछ सेम है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। और जो टर्मिनल विभवांतर होता है ये परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच हो सकता है। ईएमएफ केवल और केवल सेल का ही होता है, लेकिन टर्मिनल विभवांतर या विभवांतर परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच हो सकता है। विभवांतर परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच हो सकता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस भी आप समझ सकते हैं कि टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल के बीच में है। और नाम से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, नाम में भले बल आता है पर एक्चुअली ये एनर्जी होती है। ठीक है, और हमने बताया भी आपको कि फोर्स और एनर्जी दोनों ही एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, एनर्जी के बगैर आप फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज, विस्थापन के सापेक्ष अगर ऊर्जा का अवकलन भी किया जाए तो उससे भी हमको क्या मिलता है? बल मिलता है। इसलिए एनर्जी एंड फोर्स वो एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं। आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या चीज़। ठीक है, तो क्या ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई? वैद्युत वाहक बल और सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो हमने जो एग्जाम्पल दिया उसमें इस सेल का टर्मिनल विभवांतर कितना है बताइए? 8 वोल्ट है कि 12 वोल्ट है? 8 वोल्ट है। और 12 वोल्ट क्या है? ये जो सेल यहां पर यूज हुई है उसका विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ईएमएफ है उसका। समझ आ गया? अब एक चीज और सुनिए, अगर हमें किसी सेल का ईएमएफ मेजर करना है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापना है, पहले आप ये बताइए परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापने के लिए हम कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? अगर हमें परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापना है तो आप किस डिवाइस का यूज करते हैं?
वोल्ट मीटर का, और इसे हमेशा कौन से क्रम में लगाते हैं? श्रेणी की समांतर, समांतर में। वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर में लगाते हैं। परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापना होगा। और परिपथ में बहने वाली करंट नापने के लिए कौन सा उपकरण? अमीटर, एम्पियर मीटर होता है, अमीटर उसको कहते हैं। और इसे हमेशा कौन से क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, फिलहाल हम वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं। तो विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं ना, ये भी तो एक प्रकार का विभवांतर ही है, और ये भी विभवांतर है। तो क्या हम विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कर लें? क्योंकि दोनों तो विभवांतर है, दोनों का यूनिट वोल्ट है, दोनों वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। एक कूलम आवेश पर जितना वर्क किया जाता है दोनों का वही है। तो आंसर है आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, मेजर हो सकता है, लेकिन अगर आपको बहुत एक्यूरेसी से मेजर करना है तो फिर वोल्ट मीटर काम नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम क्योंकि ये सुविधाजनक है इसलिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं ईएमएफ नापने के लिए। जबकि देखो, अगर ये एक बैटरी है तो इसके एक इधर टर्मिनल एक इधर टर्मिनल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, अगर जब भी हम वोल्ट मीटर से इसका ईएमएफ नापने आते हैं तो हम तो अपने वोल्ट मीटर के जो दो तार निकलते हैं वो दो तार कहाँ लगा पाएंगे आप? वो तो टर्मिनल पर ही लगा पाओगे ना। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, आप ध्यान से सुनिए। किसी भी बैटरी का जब भी हम विभवांतर नापने जाते हैं या विद्युत वाहक बल नापने जाते हैं तो हम जो वोल्ट मीटर लाते हैं उसे हम हमेशा कहाँ लगा देते हैं? टर्मिनल पर। तो हम तो हमेशा टर्मिनल पर लगाते हैं। अब टर्मिनल पर अगर लगाएंगे तो वो सेल का विद्युत वाहक बल निकलेगा या विभवांतर निकलेगा? आंसर है टर्मिनल विभवांतर ही निकलेगा, क्योंकि हम तो जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उससे तो हम टर्मिनल पर ही लगाते हैं, और अगर टर्मिनल पर लगाते हैं तो उससे केवल टर्मिनल विभवांतर ही नपता है। विद्युत वाहक बल हम वोल्ट मीटर से नहीं नाप पाते। फिर भी अभी आप कंडीशन देखेंगे कि हम कर सकते हैं, और ये सुविधाजनक है इसलिए हम करते भी हैं। पर आप याद रहना चाहिए कि वोल्ट मीटर से क्या आप सेल का विद्युत वाहक बल नाप सकते हैं? आप नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर को आप लगाओगे ही कहां पर? टर्मिनल पर। तो उससे विद्युत वाहक बल क्यों नपेगा? उससे तो टर्मिनल विभवांतर नप जाएगा ना। इसलिए वोल्ट मीटर से हम वैसे तो कभी विद्युत वाहक बल नहीं नाप सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ कंडीशन हैं जिनके तहत हम पता लगा सकते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, और वो भी वोल्ट मीटर की मदद से। एक्यूरेसी से मेजर करने के लिए हमारे पास एक और उपकरण है जिसका नाम होता है विभवमापी, पोटेंशियोमीटर। उसके बारे में आप इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल के बीच एक रिलेशन है। क्या है वो रिलेशन? उसको डिराइव करना है हम लोगों को, तो आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम उसका डेरिवेशन करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमने बनाया है सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में संबंध। इस रिलेशन को देखने से पहले एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं। आप अभी तक का आपका सेल के लिए जो नॉलेज है उसमें आप एक चीज तो अब क्लियरली समझ रहे हैं कि सेल के पास दो चीजें होनी चाहिए। एक एनर्जी का सोर्स जो हमको क्या देगा? एनर्जी। और दूसरा सेल से जिसे आप अलग नहीं कर सकते, और वो क्या है? सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल के पास ये दो चीजें कंपल्सरीली होनी ही चाहिए, होती ही हैं। फिर से कौन कौन सी? नंबर 1 एनर्जी का सोर्स जो हमको एनर्जी देगा। कौन देता है सेल में एनर्जी? इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस जिसे आप लाख कोशिशों के बावजूद भी सेल से खत्म नहीं कर सकते। इसलिए सेल में ये दो चीजें कंपल्सरीली रहेंगी। इस वजह से आगे से जब भी हम कभी सेल बनाया करेंगे तो सेल का सिंबल देखिए कैसा बनाएंगे, देख लीजिए ध्यान से। सेल में आपको दो चीजें चाहिए, एनर्जी का एक सोर्स चाहिए
तो ये हमने जो सिंबल बनाया, ये हमने एनर्जी के सोर्स को शो करने के लिए बनाया, जिसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल माना जाता था। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिया, सोर्स ऑफ एनर्जी को शो करने का सिंबल। सेल में एक दूसरी चीज और भी है जिसको सेल से आप डिलीट नहीं कर सकते, आप रिमूव नहीं कर सकते। क्या चीज मैंने बताई आपको, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस। अब अगर आंतरिक प्रतिरोध भी है तो वो भी सेल के साथ हमें बनाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, आंतरिक प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हो, स्मॉल आर से। और सेल का एनर्जी देने वाला जो सोर्स है उसे हम ईएमएफ बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। पूरा एक चक्कर लगाने के लिए एनर्जी देता है ना, ये सेल का ईएमएफ। ये एनर्जी का सोर्स, ये सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस। सेल में दोनों चीजें हमने बना दी। और क्योंकि ये दोनों ही चीजें किसकी है, सेल की। कोई चीज सेल से बाहर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ये सेल है, ये सेल से बाहर है, सेल से बाहर नहीं है। दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो ये सेल के अंदर ही होता है। इस वजह से, क्योंकि दोनों ही सेल के अंदर होते हैं, हमने क्या किया कि इसको पूरे को एक बॉक्स में बंद कर दिया, ऐसे। इस तरह से हमने पूरे को एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब ये बन गई आपकी बैटरी, या ये पूरी सेल है। आपको ना तो ये दिखेगा, ना तो आपको ये दिखेगा। आपको सिर्फ क्या दिखेगा, आपको बाहर से सेल का ये एक टर्मिनल दिखेगा और दूसरा ये एक टर्मिनल दिखेगा। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो आगे से जब भी सेल का हम सिंबल बनाएंगे, अब से सेल का सिंबल बनाना बदल दीजिए। आगे से सेल का सिंबल ऐसा बनाया करेंगे। और जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप और ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे, तो हम ये बॉक्स बनाना भी बंद कर देंगे। अभी बार बार बॉक्स बनाना पड़ रहा है, फिर ये हम बॉक्स बनाना भी बंद कर देंगे। लेकिन उस वक्त आप ये नहीं सोचेंगे, फिर हम बस ऐसे बनाया करेंगे। इसको ई लिख देंगे, इसको आर लिख देंगे, पर आप ये नहीं सोचेंगे कि ये बाह्य प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस। लेकिन अभी फिलहाल सेल या बैटरी का ये सिंबल हम लोग यूज किया करेंगे। अब जो कुछ भी हमको लगाना होगा, कनेक्शन करनी होगी, तो एक तार यहां कनेक्ट करेंगे और दूसरी तार यहां कनेक्ट करेंगे, और इसे ले जाकर इसे हम अपने बाह्य प्रतिरोध में लगा देंगे। बाह्य प्रतिरोध का मतलब समझते हैं आप, वो चीज जिसे आप इस सेल की मदद से ऑपरेट करना चाहते हैं। कोई भी चीज हो सकती है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका फैन हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बाह्य प्रतिरोध। याद आया, कल लिखाया था आपको हमने। तो ये बाह्य प्रतिरोध, यांत्रिक प्रतिरोध, ये सेल का विद्युत वाहक बल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो आपको बाहर से देखोगे, आपको केवल ये नहीं दिखेगा भीतर, आपको ये दिखेगा कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। आपको जो भी कनेक्शन देनी है, यही कनेक्शन दीजिए। समझ आ गया आपको? तो आगे से सेल का सिंबल ये बनाएंगे आप सभी। हम टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल के बीच एक संबंध निकालना चाहते हैं। इस सेल में जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, तो वो करंट किधर से किधर फ्लो होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, बट आउटसाइड द सेल। इसलिए यहां से करंट चलेगी ऐसे। मान लिया कि कितनी करंट जा रही है, आई करंट चल रही है। यहां पर भी आई करंट आई, यहां पर भी आई करंट। अच्छा ये बताइए, सेल के बाहर तो आई करंट है, सेल के अंदर करंट की वैल्यू इसकी बदले थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, या इतनी ही रहेगी? बताइए। सेल के बाहर अगर 5 एम्पियर करंट आ रही है, तो सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होगी, वो 5 एम्पियर ही होगी, इससे थोड़ी कम हो जाएगी या इससे थोड़ी ज्यादा हो जाएगी? क्या होगा बताइए? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? आंतरिक प्रतिरोध के कारण। तो
तो आंतरिक प्रतिरोध के कारण केवल सेल के भीतर कम होगी, नहीं कम होगी। अगर सेल के बाहर 5 एम्पियर है तो सेल के अंदर भी उसको 5 ही रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपसे हम क्वेश्चन पूछ लेंगे करंट किससे बनती है? चार्ज से। अगर 5 एम्पियर करंट आ रही है, मान लिया ये करंट 5 चार्जेस से बन रही है, 5 चार्जेस से ये करंट बनती है, तो यहां से कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं? 5, यहां से 5, यहां से 5, और अंदर अगर कम हो गई तो क्या अंदर में चार्ज केवल 4 फ्लो हो रहे हैं? अगर 4 फ्लो हो रहे हैं तो एक चार्ज कहां गया? क्या एक चार्ज अंदर रुक गया? अगर अंदर चार्ज रुकेगा, हर बार अगर एक चार्ज रुकेगा, तो आप जानते हैं क्या होगा? वो चार्ज वहां पर स्टोर हो रहा है। और ये तो बड़ा अजीब हो जाएगा कि करंट ले भी रहे हैं और चार्ज स्टोर भी हो रहा है, इसका मतलब बैटरी चार्ज भी हो रही है। चार्ज स्टोर हो रहा है, जमा हो रहा है, इस जमा होने का मतलब बैटरी चार्ज भी हो रही। तो आप करंट बैटरी से ले भी और करंट लेते समय भी बैटरी चार्ज हो रही है। ये अजीब नहीं हो जाएगा? जबकि कोई बाह्य स्रोत आपने नहीं लगाया इसको चार्ज करने के लिए, तब की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जितनी करंट बाहर के सर्किट में रहेगी, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूएशन, सततता के प्रिंसिपल से उसको अंदर भी उतना ही होना पड़ेगा। हाँ, इस प्रतिरोध की वजह से करंट कम हो जाएगी, ठीक है, हो जाए। 5 की 4 रहना चाहती है, 4 ही रहे, लेकिन सब जगह 4 जाना पड़ेगा। फिर उसको ये नहीं कर सकती कि यहां 4 हो जाए, यहां निकलते ही 5 हो जाए, नॉट पॉसिबल। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूएशन से करंट आउटसाइड द सेल एंड करंट इनसाइड द सेल विल रिमेन सेम, हमेशा सेम रहेगी, अलग अलग नहीं हो सकती। अदरवाइज कोई आपसे पूछ लेगा कि बैटरी जब आप डिस्चार्ज कर रहे हो, बैटरी से टीवी चल भी रही है और बैटरी चार्ज भी हो रही है, जबकि आपने चार्जर नहीं लगाया उस पर, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं इस रिलेशन को पता लगाने के लिए। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जब करंट चलना शुरू करेगी, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस मतलब जितना टोटल विभवांतर है वो ले लीजिए और उसमें बटे में किससे डिवाइड कर दीजिए? उसमें प्रतिरोध से भाग दे दीजिए। ठीक है, ओके। अब आप मुझे बताएं, करंट का फॉर्मूला याद रहेगा ना आपको? मैंने साफ कर दिया, ध्यान नहीं दिया यहां पे। अदरवाइज करंट का फॉर्मूला विभवांतर, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। करंट जितना रेसिस्टेंस पार करेगी वो पूरा रेसिस्टेंस काउंट करके लिखेंगे उस पे हम। ठीक है, अब करंट का फॉर्मूला, कुछ चीजें यहां पर मान लेते हैं। लेट EMF ऑफ द सेल, सेल का विद्युत वाहक बल कितना मान लिया हमने? E। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V मान लेते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस R मान लेते हैं। एंड लेट करंट इन द सर्किट इज I। ठीक है, तो इस करंट की क्या वैल्यू होगी? इसलिए परिपथ में वैद्युत धारा नोट हो गया? देखिए सभी बच्चे गौर से देखें।
1 कूलॉम का चार्ज यहां से चला, गौर करिए, यहां से चला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, पूरा एक चक्कर लगा के यहां पर पहुंचा, पूरा एक चक्कर लगा के यहां पहुंचा। तो अब बताइए करंट के फॉर्मूले पे मुझे ऊपर क्या लिखना है? ऊपर लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे मुझे लिखना है रेसिस्टेंस। ठीक है, तो एक चार्ज जब चला तो यहां से चला इस जगह से और पूरा एक चक्कर लगा के फिर अपनी पुरानी जगह पर आ गया। अब इस दरमियान बताइए मैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना यूज करूंगा? E यूज करना चाहिए या V यूज करना चाहिए हमको? विद्युत वाहक बल या टर्मिनल विभवांतर? विद्युत वाहक बल। समझ में भी आता है अब आपको, क्योंकि पूरा एक चक्कर लगवाया हमने, इसलिए विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल के लिए सिंबल हमने क्या बनाया? E। अब ये देख के बताइए कि इस कंडीशन पे चार्ज को कितना रेसिस्टेंस पार करना पड़ा, कितना टोटल रेसिस्टेंस पार करना पड़ा। यहां से चला, पहले ये R पार करना पड़ा, कैपिटल R, इसके बाद इसमें से भी पास हुआ, स्मॉल r भी पार करना पड़ा। तो टोटल कितना प्रतिरोध पार करना पड़ा उसे? कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्यों? क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं। ठीक है, तो इसको जो रेसिस्टेंस पार करना पड़ा है वो है कैपिटल R प्लस स्मॉल r। नहीं समझ में आया? तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया हमने और टोटल रेसिस्टेंस ले लिया। आप चाहें तो यहां पर इसके नीचे 1 लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। E विल बी इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये समझ आया कि नहीं आया आपको? आ गया? नहीं आया सबको? ठीक है, अब इधर देखिए फिर से दोबारा, फिर से चार्ज चला यहीं से। हम बार बार नेगेटिव टर्मिनल से क्यों लेते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से चलते हैं। चार्ज यहां से चले, यहां से चले, यहां पर ऐसे आया, ये रेसिस्टेंस उसने पार किया, फिर यहां आया, यहां, बस इसके आगे हम नहीं ले गए उसको। ये क्या हुआ? इसमें उसको जितनी एनर्जी खर्च हुई होगी वो टर्मिनल विभवांतर होगा। वो टर्मिनल विभवांतर कैसे निकालेंगे? उसको केवल यही वाला रेसिस्टेंस तो पार करना पड़ा है। एक ही प्रतिरोध उसके रास्ते पर आया, क्या ये वाला प्रतिरोध उसके रास्ते पर आया? ये प्रतिरोध रास्ते पर नहीं आया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बल या टर्मिनल विभवांतर? टर्मिनल विभवांतर। और टर्मिनल विभवांतर को निकालने का क्या फॉर्मूला? V का सूत्र क्या होता है? I इंटू R, करेंट इंटू रेसिस्टेंस। यहां से यहां तक आने के लिए कितनी करंट फ्लो हो रही है? I, और कितना प्रतिरोध पार करना पड़ा? कैपिटल R स्मॉल r या दोनों? कैपिटल R। इसलिए टर्मिनल विभवांतर कितना होगा? I इंटू R। वैसे भी किरचॉफ का नियम पढ़ रहे थे, उससे पहले भी आपने पढ़ा कि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच अगर विभवांतर निकालना होता है तो करंट इंटू रेसिस्टेंस कर देते हैं, तो I इंटू R कर देते हैं। तो अब हम ले लेते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर कैपिटल V से लिखेंगे ना? बताइए क्या फॉर्मूला होगा टर्मिनल विभवांतर का? I इंटू कैपिटल R। बस ये फॉर्मूला होगा। ये समझ आया कि नहीं आया आपको? क्योंकि टर्मिनल से टर्मिनल तक जाने के लिए केवल कैपिटल R पार करना पड़ेगा उसको, इसलिए उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वही टर्मिनल विभवांतर होगा। इसलिए V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। अभी आप देखें इक्वेशन नंबर 1 में, देखिए ये I इंटू कैपिटल R आ रहा है। तो I इंटू कैपिटल R की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? V, तो लिख देते हैं समीकरण 1 से इक्वेशन नंबर 1 में आप वैल्यू लिख दीजिए
E इज इक्वल टू आई, कैपिटल आर की जगह पर हम लिख देंगे V प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है, अब ये विद्युत वाहक बल। अब एक चीज बताइए, जब आप वोल्ट मीटर अगर लगाओगे भी नापने के लिए विभवांतर, तो आप कहां लगाओगे? टर्मिनल टू टर्मिनल ही तो लगा पाओगे, अंदर तो नहीं लगा सकते ना आप, क्योंकि पूरी पैक रहती है बैटरी। तो आप टर्मिनल से टर्मिनल नहीं लगा पाते हो। इसका मतलब एक्चुअली आप केवल नाप क्या पाते हो? विभवांतर या विद्युत वाहक बल। हम सिर्फ विभवांतर ही नाप पाते हैं। तो क्योंकि हम केवल विभवांतर नाप पाते हैं, इसलिए हम देखना चाहते हैं कि जो विभवांतर होता है ये विद्युत वाहक बल से कम होता है कि ज्यादा। तो हम विभवांतर का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। आप विभवांतर का फॉर्मूला बनाइए, इसको इधर ले आइए। तो V की क्या वैल्यू बन जाएगी? V is equal to E minus IR, and this is the relationship between EMF of the cell and terminal potential difference। यही है सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर के बीच अंतर। इसको देख के आपको क्या लग रहा है? टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल दोनों में कौन बड़ा होता है और कौन छोटा? वैसे अभी हमने समझाया भी था आपको कि जो एग्जाम्पल दिया था उसमें विद्युत वाहक बल कितना आया था? 12 वोल्ट, और टर्मिनल विभवांतर 8 वोल्ट। उससे भी लगता है कि बड़ा कौन है? विद्युत वाहक बल। और टर्मिनल विभवांतर कैसा होगा? और इससे भी देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल में जब कुछ माइनस किया आपने तो टर्मिनल विभवांतर के बराबर आप आए हैं। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब विद्युत वाहक बल ज्यादा हो और टर्मिनल विभवांतर कम हो। समझ आ रही बात आपको? तो टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से कैसा होता है? कम होता है। याद रखिए, और ध्यान रखिए कि कौन सी कंडीशन है? ये वो कंडीशन है जब इस बैटरी की एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं। बैटरी की एनर्जी को आप यूज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप बैटरी की एनर्जी से फैन चला रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, टेलीविजन चला रहे हैं, आप उसको यूज कर रहे हैं। कुल मिला के सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो बैटरी डिस्चार्ज कर रहे हैं आप। समझ रहे हैं? तो जिस वक्त बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है उस समय सेल का टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से कम होता है। याद रखिए इस पॉइंट को। कुछ बात समझ आई हमारी? फिर से, सेल का टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, उससे कम होगा कि उससे ज्यादा होगा? टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से कम होगा, पर उसकी शर्त है। कब ऐसा होगा? जब आप सेल को यूज कर रहे हो, अर्थात बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हो, निरावेशित कर रहे हो उसको, तब की बात है। चार्ज करोगे तो माजरा दूसरा हो जाएगा। कैसे? अभी हम आपको बताएंगे। तो इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, या इसको एक काम करते हैं ना, इसको हम स्पेशल कंडीशंस बना के नोट करते हैं। ये V और E के बीच रिलेशन है। यहां से देख के हमको पता चला दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज स्मॉलर देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, इसीलिए हम कुछ स्पेशल कंडीशंस के जरिए से आपको बताते हैं। पहली कंडीशन लेते हैं। देखो, 3 शर्तें हो सकती हैं बेटा। कौन कौन सी 3 कंडीशंस हो सकती हैं? एक कंडीशन बैटरी में ये हो सकती है, जब आप बैटरी की एनर्जी का यूज कर रहे हो, अर्थात बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हो। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। एक ये भी हो सकती है कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई और आप उसे अब चार्ज कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ना बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ना चार्ज हो रही है, बैटरी रखी हुई है ऐसे, ना आप उससे कुछ चला रहे हो और ना आप उसको कुछ दे रहे हो। समझ आया आपको? तो ये 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन हम लेते हैं
जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, अर्थात बैटरी जब बाह्य परिपथ में धारा भेजती है। जब बैटरी से बाह्य परिपथ में धारा ली जाती है, ठीक है। अगर हम एक्सटर्नल सर्किट में उससे करंट ले रहे हैं, और करंट लेने का मतलब क्या है, बैटरी डिस्चार्ज कर रहे हैं। जब बैटरी से बाह्य परिपथ में धारा ली जाती है, अर्थात यहां पर क्या हो रहा है, दैट बैटरी इज डिस्चार्जिंग। ये यहां पर हो रहा है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। उस कंडीशन पर V की जो वैल्यू होती है वो E माइनस आई आर के बराबर होता। इसका मतलब उस कंडीशन पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम होता है। यही वो वाली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन हम ले सकते हैं जब बैटरी से बाह्य परिपथ में धारा नहीं ली जाती है। जब बैटरी से बाह्य परिपथ में धारा नहीं ली जाती, अब देखिए बैटरी से आप एक्सटर्नल सर्किट पे करंट ले ही नहीं जा रहे हैं, मतलब आपने बैटरी को स्विच ऑफ करके रख दिया है। आपका मोबाइल स्विच ऑफ है, उसकी बैटरी से करंट नहीं ले रहे। जितनी देर आप मोबाइल चलाओगे उतनी देर करंट इसका ले रहे हो, और अगर आप स्विच ऑफ करके रख दिया इसका मतलब उतनी देर तक आप करंट नहीं ले रहे हो बैटरी से। तो जब बैटरी से बाह्य परिपथ में धारा नहीं ली जाती है, अगर धारा लेंगे ही नहीं तो आई का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि करंट ही नहीं ले रहे हैं, उसको बंद करके रखा हुआ है हमने। अब अगर I 0 हो जाएगा तब टर्मिनल विभवांतर के बारे में बताइए। V इज इक्वल टू फॉर्मूला E माइनस आई आर है। अगर हम करंट ले ही नहीं रहे हैं तो I की वैल्यू 0 है, और उस समय ये वाला पार्ट भी कैसा हो जाएगा, और V की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, E के बराबर। एंड दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। कैसे, आप देखिए एक्चुअली वोल्ट मीटर से हमेशा क्या नापते रहते हैं, विद्युत वाहक बल की टर्मिनल विभवांतर, लेकिन आज वही टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर है। तो हम चाहें तो वोल्ट मीटर का यूज विद्युत वाहक बल को नापने में कर सकते हैं, लेकिन कब, उस समय फिर बैटरी से कोई करंट ली जा न रही हो। जैसे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है। अगर इस बैटरी में से हमने दोनों टर्मिनल से एक एक वायर निकाली और हमारा पंखा चल रहा है इससे, सुन रहे हैं आप हमारी बात, बैटरी से हम अपने पंखे को चला रहे हैं, वो परमानेंट चल रहा है। अब हम वोल्ट मीटर लेके आए और हमने वोल्ट मीटर के दोनों तार इसके दोनों टर्मिनल में जोड़ दिया, कुछ रीडिंग दिखाएगा। आप बताइए वो विद्युत वाहक बल होगा या वो टर्मिनल विभवांतर होगा, टर्मिनल विभवांतर होगा। कैसे पता आपको, क्योंकि इस वक्त आप बैटरी से बाह्य परिपथ में धारा ले रहे हैं, और जब धारा ले रहे हैं उस समय आपने नापा है इसको। धारा ली जाती है उस वक्त जो नपेगा वो क्या नपेगा, विभवांतर, और विभवांतर विद्युत वाहक बल से कैसा आएगा, कम आएगा। कुछ बात समझ में आई आपको? इसके बाद हमने क्या किया, पंखे की दोनों क्लिप हटा दी। अब इस बैटरी से कुछ नहीं चल रहा है, ऐसे ही रखी है, केवल कुछ चला नहीं रहे हम इससे, ना पंखा चल रहा है ना बल्ब जल रहा है। पंखे की क्लिप लगी भी थी
वो भी हटा दिया। अब इससे धारा ले रहे हैं क्या? कहीं पर नहीं ले रहे हैं। अब हमने इस पर वोल्टमीटर लगा दिया तो धारा ली नहीं जा रही है, इसका मतलब एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैसी हो गई? जीरो। और उस समय हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस नाप लिया। तो जब धारा जीरो होगी और आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही उस सेल का क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो अगर कभी भी सेल का विद्युत वाहक बल आपको वोल्टमीटर से नापना हो, आप क्या करेंगे बताइए? सर्किट में सेल से धारा क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, नहीं लेना करंट, और उसके बाद वोल्टमीटर के दोनों तार लगा दीजिए उस पे। उस वक्त वो जितनी रीडिंग आपको दिखाएगा वो उसका विद्युत वाहक बल होगा। लेकिन इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम है। जब आप वोल्टमीटर लगाओगे तो वोल्टमीटर तो धारा ले लेगा, उसको चलने के लिए तो करंट चाहिए। आप सोचिए ना थोड़ा सा, वोल्टमीटर तो करंट ले लेगा, उसको भी सुई घुमाने के लिए तो कुछ करंट चाहिए। इसलिए उस वक्त भी एक्यूरेट रीडिंग हमारी आ नहीं पाती। लेकिन क्योंकि ये सुविधाजनक है। कैसे सुविधाजनक है? बैटरी रखो, वोल्टमीटर पकड़ के लाओ, लगा दो, बता दो बस देख के, बस इतना करना रहता है। इट इज कन्वीनियंट टू मेजर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर, इसलिए हम कर लेते हैं। बट अब आप समझ सकते हो कि वोल्टमीटर से आने वाला रीडिंग भी उतना एक्यूरेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो स्वयं के चलने के लिए भी कुछ क्या ले लेगा? करंट ले लेगा। और हम यहां कंडीशन क्या लगाए बैठे रहेंगे कि करंट नहीं जा रही है, लेकिन वो खुद करंट ले रहा है थोड़ी बहुत, इसलिए अच्छी रीडिंग नहीं आती। लेकिन क्योंकि ये सुविधाजनक है तो हम कर लेते हैं। समझ आ रहा है आपको? ओके। तो आगे से कभी भी कोई टीचर आपको बोलेंगे कि ये रही बैटरी, ये रहा वोल्टमीटर, लो और इससे मुझे सेल का विद्युत वाहक बल नाप के दिखाओ, कैसे करेंगे आप बताइए? उससे पंखा चलाएंगे, बल्ब जलाएंगे, तब वोल्टमीटर में लगाएंगे, या बिना कुछ चलाए ही वोल्टमीटर डायरेक्ट लगाएंगे? बिना कुछ चलाए वोल्टमीटर डायरेक्ट लगाएंगे आप। समझ आ गया आपको? अच्छा, इसके बाद एक तीसरी कंडीशन भी यहां पर हम लेना चाहते हैं, थर्ड कंडीशन। तीसरी कंडीशन कौन सी होगी? जब बैटरी को बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है। भाई जब चार्ज करते हो तो आप क्या करते हो? चार्जर की हेल्प से आप बैटरी को एनर्जी दे रहे होते हो उस समय। जब डिस्चार्ज करते हो तो बैटरी से एनर्जी लेते हो, लेकिन चार्ज करते वक्त बैटरी को एनर्जी देते हो आप। तो यहां लिख देंगे जब बैटरी को बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है। ऊर्जा दी जाती है मतलब क्या कर रहे हैं? बैटरी चार्ज कर रहे हैं, तो बैटरी इज चार्जिंग। दिस इज द कंडीशन ऑन विच बैटरी इज चार्जिंग। बैटरी चार्ज हो रही है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा हमारी बात। बैटरी चार्ज करने के लिए आप क्या करते हो? एक चार्जर लाते हो, चार्जर को बैटरी के दोनों टर्मिनल में लगाते हो आप। मान लेते हैं ये हमारा चार्जर है, चार्जर में भी दो टर्मिनल होंगे। चार्जर का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल को हम बैटरी के प्लस में आके कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के माइनस में आके कन्वर्ट कर देंगे। कुछ समझ आई आपको? चार्जर को जहां से एनर्जी देंगे वो अलग सोर्स होगा हमारा। हम चार्जर की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से सभी लोग समझेंगे। अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है, अगर ये 4 वोल्ट 5 वोल्ट की बैटरी, जितने वोल्ट की बैटरी है, आप याद रखें चार्जर से अगर आपको इसको एनर्जी देनी है तो चार्जर का वोल्टेज बैटरी की वोल्ट से ज्यादा ही होना चाहिए। अगर बैटरी 12 वोल्ट की है तो चार्जर 14 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए आपका। बैटरी अगर 4 वोल्ट की है आपकी तो 5-6 वोल्ट का चार्जर होना चाहिए। क्यों? जब चार्जर की ताकत ज्यादा होगी
तभी तो बैटरी में एनर्जी भर पाएगा भाई। वोल्ट का मतलब क्या होता है? पुश, धक्का। तो जब चार्जर वाला धक्का बड़ा होगा तभी ये क्या कर पाएगा, इस बैटरी को एनर्जी दे पाएगा। नहीं तो 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट का तुमने चार्जर लगा दिया, विभव का अंतर कितने का आया दोनों के बीच? 0। और विभवांतर 0 होगा, करंट फ्लो होगी क्या? नहीं हो सकती। इसलिए चार्जर हम कितने का लगाएंगे? 14 वोल्ट। चार्जर 14 वोल्ट लगा देंगे, बैटरी हमारी 12 वोल्ट है, कितने का अंतर आ जाएगा? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट से करंट आएगी। इसलिए आपकी बैटरी जितने भी वोल्ट की होगी उससे 1-2 वोल्ट बढ़ा के ही चार्जर आप लगाइए। समझ आ रहा है? तभी वो भर पाएगा एनर्जी, अदरवाइज एनर्जी भर नहीं सकता। लेकिन ऐसा करते वक्त होता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी बैटरी से करंट बाहर आती है, लेकिन जब आप चार्जर लगाओगे तो करंट इसके अंदर जाएगी। जब हम इसको डिस्चार्ज करते हैं तो करंट ऐसे फ्लो होती है, लेकिन जब चार्ज कर रहे हैं तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है। देखो, प्लस से आएगी, ऐसा जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन उलट गई कि नहीं उलट गई? अरे नहीं समझ आया? जब आप बैटरी डिस्चार्ज कर रहे थे तो करंट की डायरेक्शन सेल के भीतर किधर से किधर की तरफ थी? नेगेटिव से पॉजिटिव, ये पहले थी। जब आप चार्ज कर रहे हो तो ये तो हटा दिया ना आपने, हटा दिया। अब चार्जर लगाया आपने, इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए आप। अब चार्जर लगाया, अब करंट किधर से किधर जा रही है? प्लस टू माइनस। करंट की डायरेक्शन पहले से उलट गई। करंट की डायरेक्शन अगर उलट गई है तो यहां पर क्या परिवर्तन कर दें? आई को हम क्या लिख देंगे? माइनस आई, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है? पलट गई है। इसलिए V की वैल्यू क्या हो जाएगी? E माइनस आई इंटू आर। देन V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। और इस सिचुएशन पे आप देख रहे हैं दैट V इज ग्रेटर देन E। E में जब कुछ जोड़ रहे हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर पहुंच रहा है। इसका मतलब इस सिचुएशन पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत वाहक बल से कैसा होता है? बड़ा होता है। तो तीनों कंडीशंस आपको क्लियरली अलग अलग याद होनी चाहिए। क्या? पहली कंडीशन, जब आप बैटरी डिस्चार्ज करते हैं उस समय टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में कौन बड़ा होता है? जब आप बैटरी डिस्चार्ज करते हैं तो V और E कौन बड़ा? E बड़ा, विद्युत वाहक बल। जब आप कोई करंट बैटरी से नहीं लेते तो दोनों बराबर। और जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे होते हो उस समय कौन बड़ा? V बड़ा, क्योंकि इसका भले 12 वोल्ट है पर बाहर से आपने 14 वोल्ट लगा के रखा है। अब इसके टर्मिनल का विभवांतर 14 वोल्ट है, 12 नहीं है। जब लोगे तो 12 वोल्ट से देगी आपको ये, लेकिन जितनी देर आप इसको दे रहे हो 14 वोल्ट से दे रहे हो, 12 से नहीं दे रहे हो, तो 14 वोल्ट उसका विभवांतर आ गया। आप जानते हैं इसको देखकर कुछ राइटर्स डेफिनेशन भी बना देते हैं विद्युत वाहक बल की। अभी आपने दोनों की परिभाषा बनाई है ना, तो कुछ राइटर होते हैं जो इसको देखकर विद्युत वाहक बल की परिभाषा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसके टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है जबकि सेल से धारा न ली जा रही हो गई। वो भी सही है। नहीं समझ में आया? फिर से, किसी सेल का विद्युत वाहक बल उस सेल के टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है जबकि सेल से बाह्य परिपथ में धारा न ली जा रही हो। तो बड़े अच्छे राइटर्स हैं और वो ऐसे डेफिनेशन बना देते हैं, ये भी सही है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे जहां तक लगता है विद्युत वाहक बल की परिभाषा बेसिक डेफिनेशन ही ज्यादा उचित है। क्यों? ये डेफिनेशन आप कब बना पाओगे? जब इतना सब कर लोगे तब परिभाषा बनाओगे ना। पढ़ना तो पहले है तुम्हें, तो वही परिभाषा सबसे अच्छी परिभाषा है। ये तो आप अल्टरनेटिव में रख सकते हो, नहीं याद आ रही है आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध, और कब कौन बड़ा होगा कब कौन छोटा होगा ये उसके बारे में बातें। इसके आगे की चीजें हम अगली क्लास में आप पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।